Hello, welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus and our YouTube video channel. Myself, Professor Pankaj Gajera. Today I am going to start a mechanical engineering subject that is material science and metallurgy. Right? तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी सब्जेक्ट का फेज डायग्राम का जो चैप्टर है उसके बारे में। ओके, तो जो फेज डायग्राम है, जो मेटल है वो उसमें जो फेज है डिफरेंट सॉलिड लिक्विड, तो वो फेज है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो पहला फेज डायग्राम और फेज डायग्राम समझने से पहले हम जो उसके बेसिक टर्म है, बेसिक डेफिनेशन है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे हम जब फेज डायग्राम स्टडी करें, आयन कार्बन डायग्राम है, बाइनरी एलॉय डायग्राम है, तो जो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, तो वो जब हम स्टडी करेंगे तो हमें प्रॉपर जो अगर टर्म मालूम हो तो हम इजीली उसका स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले बेसिक टर्म है जो फेज डायग्राम के रिलेटेड है उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। राइट, तो पहला है सिस्टम। तो सिस्टम किसे कहते हैं? राइट, तो आपने सिस्टम आपको मालूम होगा कि थर्मोडायनेमिक हम सिस्टम के किसको कहते हैं? जो स्टडी के लिए, राइट, जो स्टडी के लिए हम जो पोर्शन है वो सिलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और उसके बाहर का जो पोर्शन है उनको क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। राइट, और वहाँ पर सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक है ओपन सिस्टम, देन आफ्टर क्लोज सिस्टम एंड देन आफ्टर आइसोलेटेड सिस्टम। राइट, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जो सिस्टम है जो हम स्टडी के लिए पोर्शन लेते हैं उससे मास और हीट दोनों ट्रांसफ़र होते हैं। मास एंड हीट दोनों ट्रांसफ़र अगर हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद देखते हैं क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मास है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ हीट ही ट्रांसफ़र होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद आइसोलेशन सिस्टम है, तो दोनों में से कोई भी जो सिस्टम है उसे ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। राइट, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने इस तरह से सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इसी तरह हम मटेरियल साइंस में जो पोर्शन है जो स्टडी के लिए लेते हैं, अगर पहले मेटल है उसको पोर करने के टाइम लिक्विड होगा, उसके बाद लिक्विड से उसको सॉलिडिफाइंग फेज आएगा, उसके बाद प्योर सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? हम सिस्टम। जहाँ पोर्शन, जितना पोर्शन का हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। राइट, तो थर्मोडायनेमिकली अ सिस्टम इज आइसोलेटेड बॉडी ऑफ मैटर विच इज़ अंडर स्टडी। राइट, तो थर्मोडायनेमिकली में क्या है कि जो मैटर है, मैटर मीन्स के लिक्विड, सॉलिड, गैस, कोई भी जो मैटर है वो मैटर जो हम स्टडी में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। राइट, उसके बाद देखते हैं अ सब्सटेंट और अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंट, सब्सटेंट अकेला और ग्रुप ऑफ सब्सटेंट सो आइसोलेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग दैट इट इज टोटली अनअफेक्टेड बाय द सराउंडिंग बट चेंज इन इट्स overall composition, temperature, pressure or total volume can be allowed as per desire of the personnel who investigate it. Right, तो हमें मालूम है कि जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है वो जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से अलग होता है। ये जो सराउंडिंग है उससे सिस्टम है वो अलग होता है, लेकिन जो सिस्टम है उसके जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन चेंज में कौन सा इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर, प्रेशर एंड टोटल वॉल्यूम। राइट, और जो स्टडी करता है वो। ओके, इसके बारे में अ सिस्टम में कंटेन सॉलिड, लिक्विड, गैस और अदर देयर कंपोजिशन। तो सिस्टम में उसमें क्या होगा? या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो देयर, या तो उसके कंपोजिशन हो गए। राइट, इट मे हैव अ मेटल, नॉन मेटल, सेपरेटली और इट कंबाइंड फॉर्म। राइट, अगर हम मटेरियल साइंस में बात करेंगे तो सिस्टम के लिए हमें किसे सिलेक्ट करेंगे? मेटल होगी, या तो नॉन मेटल होगी, या तो उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होगा। राइट, तो जो हम स्टडी के लिए मेटल लेते हैं, नॉन मेटल लेते हैं, या तो कंबाइंड फॉर्म एलॉय लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। राइट, सो मटेरियल साइंस में भी
की तरह सिस्टम है, जो मेटल है, नॉन मेटल है, एलॉय है, जिसे हम स्टडी पर्पज़ के लिए कंसीडर करते हैं पोर्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं दूसरा टर्म है फेज। तो आपको मालूम है कि फेज है, लिक्विड है तो लिक्विड फेज कहते हैं, वाटर है वो लिक्विड फेज है, तो उसे हम फेज कहते हैं, राइट। जो एक फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। अब फेज इज ए सब्सटेंट और अ पोर्शन ऑफ मैटर। तो फेज क्या है, या तो सब्सटेंट है या तो पोर्शन है मैटर का, राइट। विच इज होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल, राइट। तो फेज है वो क्या है कि एक सब्सटेंट है या तो मैटर का पोर्शन है, लिक्विड हो या सॉलिड हो, कोई भी मैटर का पोर्शन हो, वो होमोजीनियस होता है, राइट। और फिजिकली हम उसको डिस्टिंग कर सकते हैं कि भाई ये लिक्विड है, उसके बाद उसका वेपर में कन्वर्ट होगा, उसका सॉलिड में मीन्स के आइस में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम फिजिकली भी हम देख कर हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड है। या तो फिजिकल एंड मैकेनिकली सेपरेबल। और मैकेनिकली क्या कर सकते हैं हम, सेपरेबल का लिक्विड को वाटर में, और आइस हो गया तो आइस को फिर से हम लिक्विड में सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज। तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, राइट। तो फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल मीन्स दैट फेज विल हैव अ डिफाइनाइट बाउंड्री सरफेस, राइट। तो फेज है उसे क्या है, डिफाइनाइट बाउंड्री सरफेस, और बाउंड्री सरफेस के बाद दूसरे में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, राइट। डिफरेंट फेज आर गिवन डिफरेंट नेम और सिंबल लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। तो जो डिफरेंट फेज है उसे हम क्या कहते हैं, पर पर्टिकुलर सिंबल देते हैं या तो नेम देते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा एक्सेट्रा, राइट। तो जनरली हम मटेरियल साइंस में अल्फा, बीटा और गामा फेज है उसे नेम और सिंबल की तरह डिफाइन करते हैं, राइट। उसके बाद देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट इन फेज। तो फेज में जो कंपोनेंट है, राइट, वो उसके बारे में, कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कंपोनेंट आर प्योर मेटल और कंपाउंड ऑफ विच एन एलॉय इज कंपोज्ड, राइट। तो कंपोनेंट क्या है, प्योर मेटल है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, राइट। तो प्योर मेटल है, या तो जो दो मेटल को कंपोज करके बनाया गया है उसका कंपाउंड है। सपोज कि हम कॉपर एंड जिंक, राइट, तो उसे हम ब्रास कहते हैं। तो ब्रास है, उसमें दो कंपोनेंट है, कौन से दो है, एक कॉपर है और दूसरा जिंक है, राइट। तो उसको कंपोज करके क्या बनाया गया है, ब्रास बनाया गया, राइट। तो जो कॉपर एंड जिंक है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल कॉपर एंड जिंक ब्रास। तो ब्रास में जो कॉपर है और जिंक है, तो कॉपर भी एक कंपोनेंट होगा और जिंक भी एक। ब्रास का हम कंपोनेंट कितने हैं, तो ब्रास के दो कंपोनेंट, कौन से, कॉपर एंड जिंक, ओके। इसे हम कंपोनेंट कहते हैं। इट रिफर टू इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीसीज, राइट। तो वो क्या रिफर करते हैं कि केमिकल जो स्पीसीज है उसे रिफर वो करते हैं, राइट। द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम में बी एलिमेंट, आयन और कंपाउंड, राइट। तो जो कंपोनेंट है सिस्टम के वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, आयन होगा या तो कंपाउंड्स हो गए, राइट। अ कंपोनेंट कैन एग्जिस्ट इन मेनी फेज, राइट। तो कंपोनेंट है वो कहीं सारी फेज में एग्जिस्ट करेगा, राइट। जो कंपोनेंट है वो ऐसा नहीं होता, लिक्विड में भी होगा, सॉलिड में भी होगा, राइट। तो कहीं सारे फेज है वो एग्जिस्ट करेंगे, वो पर्टिकुलर कहाँ यूज होता है वहाँ उसका वो फेज होगा, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं, सपोज कि वाटर है, तो वाटर के कंपोनेंट में कहीं सारे फेज हो गए, आइस होगा, लिक्विड वाटर होगा और वाटर वेपर, तो तीन फेज एग्जिट करेंगे, राइट। तो मेनी फेज है वो कंपोनेंट है वो एग्जिट करता है, राइट। उसके बाद कार्बन एग्जिट एज ए ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के पाउडर फॉर्म में हम ग्रेफाइट कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में हम डायमंड कहते हैं, राइट। तो कहीं सारे फेज उसके हो गए, राइट। तो हमें ये कंपोनेंट के बारे में जान लिया। अब उसके बाद देखते हैं कंपोनेंट में ही एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय। एल्यूमिनियम कॉपर है तो उसमें क्या होगा, उसमें भी फेज होगा। द एलिमेंट और कंपोनेंट दैट आर मिक्स इनिशियली। तो इनिशियली कौन से मिक्स हुए, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, राइट। तो उसका कंपाउंड क्या है, तो हमें उसका जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम एंड कॉपर, और फेज हम देखें तो उसमें फेज में कौन से फेज होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, राइट। तो उसमें अलग अलग फेज मीन्स के लिक्विड होगा, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सअप होगा और प्योर सॉलिड भी होगा। और फेज इज होमोजीनियस। फिर से हम फेज के लिए थोड़ा बात कर लेते हैं। फेज है वो क्या है, होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ मटेरियल विथ गिवन केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो होमोजीनियस है कि
वो जो फेज है वो पूरा फेज में कोई कितने भी सारे कंपोनेंट है वो, लेकिन वो सारे कंपोनेंट है वो क्या होगा, एक केमिकल कंपोजिशन क्रिएट करेगा और वो क्या होंगे, होमोजीनियस हो गए, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, राइट। अब इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है, राइट। इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम इज द स्टेट ऑफ मिनिमम फ्री एनर्जी अंडर एनी स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरऑल कंपोजिशन। अगर हम इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि जो उसकी एनर्जी है, राइट, वो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मीन्स के मूव होने की जो एनर्जी है मिनिमम होगी। दोनों का जो टेम्परेचर है वो, दूसरी बात करें तो टेम्परेचर जैसा भी पैरामीटर लगे अगर वो सेम आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो वो क्या कहने का मीनिंग है कि जो उसकी एनर्जी है वो मिनिमम फ्री एनर्जी रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे कि तब वो मेटल सिस्टम फेज क्या है, इक्विलिब्रियम में, राइट। ओवरऑल कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ओवरऑल वॉल्यूम, तो ये सारी जो पोर्शन है वो क्या रहेंगे, मिनिमम रहेंगे, निग्लिजिबल रहेंगे। तो तब जाके वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज है वो गेन करेगा। वन इक्विलिब्रियम इज अचीव इवन माइनर चेंज दिस composition, temperature, pressure, volume within the system means an increase the free energy। अगर कोई भी सिस्टम है, राइट, कोई भी मेटल है, उस सिस्टम में हम कंसिडर करते हैं और उसका कोई भी पैरामीटर है, टेम्परेचर, प्रेशर है, वॉल्यूम, उसमें थोड़ा सा भी हम चेंज करेंगे तो जो फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी और सिस्टम में इक्विलिब्रियम से क्या होगी, प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो जनरली आप टॉम है, काइनेमेटिक्स है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते होंगे कि उसकी जितनी भी तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेरियंस ऑफ सिस्टम। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कितने वेरियंस मिलते हैं सिस्टम में, उसमें कितने वेरियंस मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, राइट। It is defined as number of external or internal factor of system, right। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर हो गए सिस्टम में, वो क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली चेंज विदाउट अल्टरिंग इक्विलिब्रियम, राइट। तो उसको हम चेंज किए बिना जो इक्विलिब्रियम है उसमें रखकर उसे चेंज किए बिगर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, राइट। अगर वो जो फेज चेंज हो या उसका कुछ भी चेंज हो तो वो क्या माल बताएगा कि ये फैक्टर है वो अफेक्ट हुए जिससे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंज हुआ, राइट। विदाउट कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ फेज और फॉर्मेशन ऑफ न्यू फेज इन सिस्टम, राइट। किसी प्रकार का वो नया फेज ना गेन करे और फेज है उसमें कोई डिसअपीयरेंस ना हो और जो डिपेंडेंस है, जो इंडिपेंडेंस है वो इक्विलिब्रियम को चेंज करे तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, फेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिस्टम इज नॉट नेसेसरी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। जो फेज है, कोई भी मेटल का फेज ले ले तो वो यूनिफॉर्मली क्या है, थ्रू आउट जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं रहेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहेगा, राइट। तो उसके लिए दिस फेज आर एसोसिएटेड इन डिफरेंट टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, राइट। तो ये जो फेज है वो अलग तरह से ही स्ट्रक्चर है उसका फॉर्म करेंगे। दिस एसोसिएशन ऑफ फेज इन अ रिकॉग्नाइजेबली डिस्टिंक्ट फैशन इज रिफर एज अ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलॉय, राइट। तो ये जो अलग तरह का फेज होगा, राइट, थ्रू आउट जो फेज है उसका स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगा और जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो उसे एलॉय में, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं सिंगल एंड मल्टी फेज सॉलिड। एक फेज और दो मल्टी फेज सॉलिड क्या है। अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ मटेरियल में कंसिस्ट ऑफ वन फेज ओनली while polycrystalline material may be single or multi-phase depending upon the nature of individual crystal or grain present, right? For example, all pure matter have a single phase solid, right? तो सिंगल फेज सॉलिड किसे कहते हैं, तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, राइट, वो एक ही फेज होगा उसमें, राइट। जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है
तो उसमें क्या होगा, सिंगल फेज होगा, राइट। और उसका जो ग्रेन है, इंडिविजुअल ग्रेन और स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, सिंगल फेज में होगा। जो प्योर मेटल है वो सारी हम इसमें कंसिडर करेंगे, सिंगल फेज सॉलिड में हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद एलॉय लाइक आयरन एंड स्टील, एलॉय है जो आयरन और स्टील मिक्स में होते हैं, रॉक है, सिरेमिक है, वुड है, फाइबर ग्लास है, पॉलीमर्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल। अगर एलॉय सारे हैं जिसमें दूसरा भी कोई गेन है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है और एंटर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी फेज सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, तो आयरन और एंड स्टील, रॉक, सिरेमिक, वुड, फाइबर ग्लास, पॉलीमर, वो सारे क्या है, मल्टी फेज सॉलिड है, राइट। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी फेज सॉलिड इज डिपेंडेंट अपॉन, तो जो मल्टी फेज सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टी है, जो ये सारे जो बात की उसकी प्रॉपर्टी है, किसके ऊपर डिपेंड रहती है, तो पहला है फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ फेज प्रेजेंट, तो कौन से फेजेस प्रेजेंट है और उसका केमिकल और फिजिकल नेचर क्या है, तो उसके ऊपर क्या रहेगा, जो ये मल्टी फेज है उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड। अगर वुड है तो वुड में वाटर भी होगा, और वाटर और वुड जो मटेरियल है उसका जो दो फेज रहेंगे, और उसकी जो है केमिकल और फिजिकल क्या है, तो उसके ऊपर उसकी क्या रहेगी, प्रॉपर्टी रहेगी। सर कि वुड की प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा नहीं मिलती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ईच फेज परसेंटेज है, तो हर में कितने फेज है, वुड में ही बात की तो कितने परसेंटेज वाटर है, दूसरा फेज है, तो उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड रहेगी। अगर स्टील की बात करें तो कार्बन स्टील है तो उसमें हमें मालूम है कि आयरन होगा प्लस कार्बन होगा, तो कार्बन का कितना परसेंटेज है, राइट, कितना फेज जो है दूसरे फेज का परसेंटेज है, उसके ऊपर क्या रहेगा, मल्टी फेज सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड रहेगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेज इन रिलेशन ऑफ अदर फेज, राइट, और ये जो फेज है आयन में कार्बन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, तो उसके ऊपर क्या रहेगा, ये जो मल्टी फेज है उसकी प्रॉपर्टी का आधार रहेगा। साइज ऑफ डोमेन ऑक्यूपाइड बाय ईच फेज, और कौन कितनी साइज है वो डोमेन में ऑक्यूपाइड करता है, उसके ऊपर मल्टी फेज सॉलिड का डिपेंडेंस रहेगा। ओके, तो मल्टी फेज सॉलिड है तो उसमें चारों प्रॉपर्टी है, राइट, वो इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टी चारों पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं एलॉय, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलॉय है, जो हमारे मैकेनिकल के कोई भी मशीनरी में ले ले, अगर कोई भी सैनिटरी के आइटम जो है मेटल की आती है उसमें अगर हम देखें तो सारी जगह पर क्या होता है, एलॉय का ही यूज़ होता है। हमें मालूम है स्टील है तो स्टील में भी क्या होगा, निकल होगा, क्रोमियम होगा, कार्बन होगा, राइट, तो उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली एलॉय है, एलॉय का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने मैकेनिकल सारे इक्विपमेंट में, सारे कंपोनेंट में, और सारी जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री भी क्या करती है, एलॉय का ही यूज़ करती है, राइट। प्योर मेटल बिकॉज ऑफ देयर पुअर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर seldom यूज इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, राइट। प्योर मेटल बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि प्योर मेटल होती है तो उसका क्या होता है, वो फिजिकली एक पुअर है, उसका अट्रैक्शन होता है इतना। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील के ऊपर जो है शाइनिंग है क्रोम के थ्रू आती है, तो शाइनिंग नहीं आएगी। अगर कास्ट आयरन की बात करें तो भी क्या देगा, लुक में भी वो क्या होगा, पुअर होगा, राइट। उसका फिजिकल है वो क्या होगा, थोड़ा सा पुअर, और उसकी स्ट्रेंथ भी कम, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी। अगर स्टील में कार्बन ऐड किया है तो क्या होगा कि कार्बन के थ्रू उसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मिलेगी, अदरवाइज उसकी जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलती है, राइट। तो इसलिए उसका प्योर मेटल का इंजीनियरिंग में बहुत कम यूज़ होता है। और एलॉय है सबसे ज़्यादा एलॉय का यूज़ होता है। मालूम है कि गोल्ड है तो गोल्ड के भी कैरेट में हम देखें तो 20 to 20 कैरेट यूज़ होता है जनरली, क्यों, क्योंकि उसमें भी कॉपर या दूसरी मेटल है वो ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर हो, प्रॉपर फिजिकल शेप हम ला सकें। अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे जो गहने वो गहने क्या होगा कि थोड़े से यूज़ में वो टूट जाएंगे, राइट। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ वो नहीं मिलेगी, इसलिए क्या करते हैं कि ज़्यादातर कम कैरेट का यूज़ करते हैं, उसमें दूसरी जो है मेटल वो ऐड करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी अच्छी मिले और थोड़ा सा फिजिकल लुक भी अच्छा मिले। अगर 24 कैरेट का
गोल्ड यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी, राइट, वो आपको मालूम होगा। उसके बाद देखते हैं, एन एलॉय कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस possessing metal property, having a metallic bond and composed of two or more than two elements out of which at least one of them is metal, right। तो एलॉय क्या है, तो एलॉय है तो उसमें क्या एक से ज़्यादा कंपोनेंट होगा, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा, राइट, जिसे हम कंपोज करके एलॉय है वो एलॉय बनाते हैं, राइट। तो एलॉय में क्या है, एक जो है वो मेटल रहेगी और दूसरा है वो नॉन मेटल या कोई भी है मटेरियल रिलेटेड, वो हम ऐड कर सकते हैं। उसे प्रोसेस करके उसकी मेटालिक बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड बना के क्या बनता है, तो क्या बनता है उसे कहते हैं एलॉय कहते हैं, राइट। और हमें मालूम है कि एलॉय में जो है जो मेन मेटल है उसे हम बेस मेटल कहते हैं, राइट, पेरेंट मटेरियल कहते हैं, और जो उसमें हम ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, राइट। और जो मेन मेटल है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ओके। तो ये एलॉय जो हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, राइट। हमने इंटरटिशियल सॉलिड सॉल्यूशन और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने बात की थी, राइट, कि जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा कि एटम की जगह पर दूसरी जो गैप है या स्पेस है उसमें दूसरा एटम है और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एलॉय मैन्युफैक्चरिंग होगा, राइट, जो सॉल्यूट है वो। और जो इंटरटिशियल सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा कि एक एटम उसके बाद दूसरा एटम, उसमें दो तरह के फर्दर उसमें क्लासीफाई होता है कि एक रैंडम मैनर में एटम है वो सेट हो जाते हैं और एक प्रॉपर मैनर में मीन्स के ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड सेट होते हैं इंटरटिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में, जो इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, राइट। तो एलॉय में इस तरह का अरेंजमेंट होता है और वो मेटालिक बॉन्ड क्रिएट करके क्या करेगा, एलॉय का बना देगा, राइट। मेटल प्रेजेंट इन लार्जर पोर्शन इज कॉल्ड बेस मेटल, तो जैसे हमने बात की जो ज़्यादा पोर्शन में उसे हम क्या कहते हैं, बेस मेटल, वाइल अदर मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट, और दूसरा जो इसमें ऐड होता है या तो मेटालिक हो या तो नॉन मेटालिक हो उसे हम क्या कहते हैं, एलॉइंग एलिमेंट कहते हैं, राइट। तो जैसे ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास है, तो ब्रास में हमें मालूम है अब तो सभी को कॉपर और जिंक होगा, तो कॉपर का परसेंटेज उसमें 60% है, तो कॉपर है वो क्या हुआ, बेस मेटल हुआ, और जिंक है वो क्या है 40% है, तो जिंक है वो क्या हुआ, एलॉइंग एलिमेंट हुआ, राइट। तो इसे ब्रास को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, कि जिसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल एलिमेंट रहता है, या तो मेटल भी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट वे टू फॉर्म एलॉय, राइट। तो एलिमेंट है उसमें कंबाइंड होगा तो डिफरेंट वे, डिफरेंट तरह से, मैंने जैसे बात की इंटरटिशियल होगा सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है, राइट, या तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है, डिसऑर्डर में हो सकता है, ऑर्डर में। तो इस डिफरेंट वे से जो एलॉय है वो एलॉय कि वो बेस मेटल है उसमें जो एलॉय एलिमेंट है वो ऐड होते हैं। उसके बाद दिस एलिमेंट ऑफ एलॉय यूजुअली शो कंप्लीट सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड, राइट। तो ये एलिमेंट है एलॉय का और लिक्विड में क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूबल मीन्स के लिक्विड जब हम हीट करके जब लिक्विड बनेंगे तो दोनों ये मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि हम दूध में पानी मिक्स करते हैं और कैसे मिक्स हो जाते हैं, तो उसी तरह जो कॉपर है उसमें जिंक प्रॉपर लिक्विड स्टेज में मिक्स हो जाएगा और उसके बाद ही वो ब्रास है वो ब्रास में कन्वर्ट हो सकता है, या तो ब्रास एलॉय एलिमेंट तरीके बन सकता है, राइट। हाउएवर ऑन कूलिंग देम टू सॉलिड, और बाद में हम जो लिक्विड स्टेट में मिक्स हो गया बाद में हम क्या करेंगे, कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, राइट, सॉलिड दे में फॉर्म अ मैकेनिकल मिक्सचर और होमोजीनियस फेज, और जब सॉलिड बनता है तो मैकेनिकल मिक्सचर या तो होमोजीनियस फेज बनेगा, राइट। अगर हम दूध में पानी ऐड कर दें और उसे आइस बॉक्स में रख कर अगर हम अच्छी तरह से उसको ठंडा कर लेते हैं तो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा, राइट। तो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, मैकेनिकल मिक्सचर और होमोजीनियस फेज, सॉलिड फेज, एक ही फेज सॉलिड फेज उसमें रहेगा, राइट। इसमें क्या होगा कि लिक्विड को जो लिक्विड कॉपर है और जिंक है उसे पहले उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर हो मेल्टिंग टेम्परेचर पर जाकर उसे लिक्विड फेज में लाया जाएगा, लिक्विड फेज में से उसे कूलिंग कर कर उसको सॉलिड फेज बनाया जाएगा, तो उससे एलॉय वो एलॉय क्या होगा, तैयार होगा, राइट।
उसके बाद फेज डायग्राम। अब स्टार्ट करते हैं फेज डायग्राम का बेसिक। अब फेज कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल डिस्टिंक्ट एंड केमिकल होमोजीनियस पोर्शन ऑफ सिस्टम दैट हैज अ पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो फेज ये क्या है कि वो फिजिकली डिफाइंड डिस्टिंक्ट करता है और केमिकली होमोजीनियस पोर्शन है जो और उसका क्या है तो पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, राइट। अगर अभी बात की उस तरह के उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा बीसीसी एफसीसी या तो उसका केमिकल कंपोजिशन है पर्टिकुलर सेम रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फेज कहेंगे। वाटर इन लिक्विड और वेपर स्टेट इज ए सिंगल फेज। अगर वाटर लिक्विड में तो वो सिंगल लिक्विड फेज है, और अगर वाटर है वेपर में तो वाटर वेपर है वो क्या है, वो वेपर एक फेज है। किसका, वाटर का। आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ टू फेज सिस्टम। अगर जब आइस और पानी दोनों में आइस को फ्लोटिंग मीन्स के आइस से वो पानी में अगर तैरती है, राइट, टहलती है, तो टहलते वक्त जो दोनों आइस है और वाटर है वो मिक्स होते हैं तो उसे कौन से फेज का एग्जाम्पल दिया जाता है, टू फेज की कहते हैं, राइट। अगर सिर्फ वाटर है और सिर्फ वेपर है तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल फेज कहते हैं। अगर इस तरह से ग्लास में पानी है और उसमें आइस है वो फ्लोटिंग हो रहा है, टहल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टू फेज सिस्टम कहते हैं, राइट। अब जो ये जो फेज है वो फेज को डिफाइन करने के लिए गिब्स फेज रूल है, राइट। इंपॉर्टेंट जो फेज रूल है वो क्या है, गिब्स फेज रूल है। तो गिब्स फेज रूल क्या कहता है कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने से इंडिपेंडेंट सबस्टेंस है जो फेज के लिए डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की है, तो उसके लिए गिब्स है वो गिब्स फेज रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम गिब्स फेज रूल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल फैक्टर, जो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर है जो दिखाते हैं पेज में, तो मैंने यहाँ पहले किया था, जो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या दिखाएंगे कि इंडिपेंडेंट फैक्टर कितने हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, राइट। नंबर ऑफ कंपोनेंट सी, नंबर ऑफ फेज इन इक्विलिब्रियम आर रिलेटेड बाय गिब्स फेज रूल। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कितने फेज है, और गिब्स फेज रूल में रिलेटेड है। उस गिब्स फेज रूल क्या कहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी। सी इंडिकेट करता है कंपोनेंट, पी इंडिकेट करता है फेज प्लस टू। तो ये रूल से हम जान सकते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। लेकिन जो प्रेशर टेम्परेचर है, जनरली प्रेशर एंड टेम्परेचर है उसमें जनरली क्या होता है, प्रेशर है उसकी इफेक्ट नहीं होती है, तो हम उसकी जगह पर टू जो फैक्टर है, टू क्या बताता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, नंबर ऑफ एक्सटर्नल बाहर के जो फैक्टर है वो दिखाता है, राइट। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर टू, प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर मेटलर्जिकल सिस्टम, प्रेशर हैज नो एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन फेज इक्विलिब्रियम एंड हेंज। तो इसकी जो प्रेशर है उसकी इफेक्ट नहीं रहेगी, इसकी रहेगी, तो टू की जगह पर हम वन लेयर ले लेंगे और जो फेज डायग्राम है उस क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस पी प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू क्या देखा जाए, प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेकिन मेटलर्जी में प्रेशर की बहुत इफेक्ट नहीं, टेम्परेचर ही लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वन हो जाएगा, राइट। तो यह फेज में डायरेक्टली हम एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू का जनरली यूज़ करते हैं, राइट। तो फेज डायग्राम में हम यहाँ तक जो बेसिक टर्म है और गिब्स फेज रूल है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता है, तो उसके तक ही यहाँ पर आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं, राइट। एलॉय किसे कहते हैं, फेज किसे कहते हैं, कंपोनेंट किसे कहते हैं, गिब्स फेज रूल क्या है, तो उसके बारे में जो बेसिक टर्म है फेज डायग्राम समझने से पहले, तो उसका आज हमने स्टडी किया। अब अगले लेक्चर से हम बाइनरी फेज, सिंगल फेज डायग्राम, तो वो जो फेज डायग्राम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल। ओके।